हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एसएससी सीजीएल की इंग्लिश में हम लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर आज है 18th नंबर का। ठीक, इसके पहले हम लोग 17 सॉल्व कर चुके हैं, आप लोगों ने लगाया है, देखा है, तो पीडीएफ आप लोगों ने तो सॉल्व कर ही लिया होगा। और अब चलते हैं, शुरू करते हैं, उस पीडीएफ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का पेपर भी 6 दिसंबर का है, कल वाला भी 6 दिसंबर का था, आज भी 6 दिसंबर का है। 2 पेपर और होंगे, एक दिन में 4 पेपर है ना। तो ये वाला कौन सी शिफ्ट का है? ये है शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, शिफ्ट 2 का मतलब क्या हुआ? जो 11:45 से 12:45 के बीच में होता है पेपर। एक 9 से 10 में होता है सुबह, क्या कि 11:45 से 12:45 होता है, एक 2:30 से 3:30 होता है और एक 5:15 से 6:15 में होता है। तो ये दूसरी शिफ्ट का पेपर है, 11:45 से 12:45 वाला। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना इधर उधर लगाते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जिन लोगों ने पिछले वाले नहीं देखे हैं वो देख लें भैया, ठीक है, और आज से यहाँ कंटिन्यू करें, पिछले वाले भी देखते रहें। और जो लोग देखते हुए आ रहे हैं वो तो खैर पुराने साथी हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कैसा है कि करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है आपको। तो करेक्ट एक्टिव फॉर्म का मतलब यानी ये पैसिव में होगी, तो लिखा है कि दिस ट्रेल इज नॉट फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय हाइकर्स। ठीक है, इज नॉट, ठीक है, तो इज एम आर के साथ नॉट कब लगता है? देखिए आपको पहले से ही पता है भाई, जब डू डज होगा तो इज एम आर हो जाता है, या वर्ब की, देखो वर्ब में एस ई एस होता है तब हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तब होता है, या डू लगा हो या डज लगा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग पैसिव में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अगर पहले से इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो इसका मतलब अब नाट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही, मतलब डू डज के साथ नाट हमको ढूंढना है। ठीक है, जब हम डू डज के साथ नाट मिल जाएगा समझ लीजिए वही हमारी ओरिजिनल एक्टिव वॉइस होगी। तो चलो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ढूंढो भैया। यहाँ लिखा है डज नॉट, ठीक सही तो है डज नॉट, लेकिन हाइकर्स क्या है? प्लूरल है, तो हाइकर्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट नहीं डू नॉट लगना चाहिए था। ठीक है, तो अब यह है नॉट, डू डज लगा नहीं है तो ये भी नहीं होगा, डिड नॉट होगा नहीं, तो क्या लिखा है? डू नॉट लिखा हुआ है। तो हाइकर्स प्लूरल सब्जेक्ट, डू नॉट विजिट लिखा है, तो ये वाला चौथा वाला आंसर आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग गलत है? बेनिफिटेड, बेनिफिट की स्पेलिंग तो सही लग रही है, इसमें हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, तो बेनिफिट तो सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। एथलीट की भी सही है, ये भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली की भी सही है, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताएं, इन सब की मीनिंग तो आपको पता है ना? बेनिफिट, अब बेनिफिट में क्या यार, बेनिफिटेड में तो जिसको फ़ायदा मिलता है वही बेनिफिटेड हो गया। ठीक है, एथलीट खिलाड़ी हो जाता है, प्रैक्टिकली आप जानते ही हो। अंटार्कटिक, यही मुझे गलत लग रहा है, लग क्या लग रहा है? यही है ही है, अंटार्कटिक, ANTAR हो जाएगा यहाँ तो ठीक है। अंटार्कटिक के बाद पहले सी होगा तब TIC होगा, तो यही सी वाला छूट गया यहाँ पे ना, अंटार्कटिक गलत हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़े, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? एरर बताओ, एरर किस में है? ही ऑलवेज एम्ड हाईली, ही ऑलवेज एम्ड तक तो सही है, ही ऑलवेज एम्ड हाईली नहीं होता, ही ऑलवेज एम्ड हाई, ठीक है ना, एम हाई होता है, एम के बाद एडजेक्टिव यूज किया जाता है, एडवर्ब नहीं यूज किया जाता है, तो ही ऑलवेज एम हाई, तो ये दूसरा वाला होगा। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बड़ी जल्दी जल्दी हो जा रहा है, कुछ मतलब ज़्यादा खास समझाना ही नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो लिखा एग्जिस्टिंग इन अ लैंड, मतलब किसी ऐसी जगह में हम पाए जाते हैं या कोई भी पाया जाता हो। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स आर फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कोलोनिस्ट, जब मतलब जो कोलोनिस्ट के आने के पहले, जब लोग बाहर से आके वहाँ पे कॉलोनियाँ बसाते हैं, उनके आने के पहले से जो वहाँ पे रह रहा हो, या बहुत ही एंशिएंट मतलब अर्लीस्ट टाइम से, जब उस धरती का निर्माण हुआ तब से वहाँ पर जो रह रहे होते लोग, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मूल निवासी, तो एबोरिजिन्स होगा। ठीक है, अब आप कहोगे नेटिव भी तो मूल निवासी होता है। हाँ, नेटिव भी मूल निवासी होता है, लेकिन जो नेटिव मूल निवासी होता है वो कहीं से आया हुआ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे बाप दादा परदादा जहाँ पे रहने लगे हैं वो हमारा क्या हो जाता है? हम वहाँ के नेटिव हो जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली हम वहाँ के नहीं हैं, ओरिजिनली किसी और जगह से आए होते हैं।
तो ये मूलवासी, ये नेटिव वाले हो गए, ठीक है। तो मूल अगर हम वहीं के हैं तो हम क्या कहे जाएंगे, एबॉरिजिन कहे जाते हैं। हालांकि कभी कभी नेटिव को एबॉरिजिन का साइनोनियम माना जाता है, साइनोनियम ले लिया जाता है, लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस किया जाएगा तो डिफरेंस ये होगा कि एबॉरिजिन जो वहीं के मूल हैं, जो उसी धरती पे जिनके पूर्व दादा पदार्थ जो वहीं पे विकसित ही हुए हैं, उन्हें कहा जाएगा एबॉरिजिन, ठीक है ना। तो ये आंसर जो होगा वो आपका चौथा वाला होगा, ठीक है, 1 वाला नहीं होगा। एंशिएंट और ओरिजिनल तो देखो एंशिएंट का मतलब बहुत प्राचीन हो गया, ओरिजिनल का मतलब भी वास्तविक है, लेकिन ये जो ओरिजिनल होता है ना, ये निवासियों वगैरह के सेंस में नहीं लगता है, धातु वातु होती है तो उसके लिए भी यूज कर देते हैं ओरिजिनल, ठीक है। एबॉरिजिनल कहते हैं उनको, लोगों के मतलब मूल निवासियों के सेंस में, ठीक। आगे बढ़े, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये वाला है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, क्या रहे हैं भैया, जरा देखिए, थोड़ा सा सिस्टम टेढ़ा हो जा रहा है। कोलोकेटिंग वर्ब, कोलोकेटिंग का मतलब क्या होगा, एक जैसे वर्ड होंगे और उनमें डिफरेंस आपको बताना होगा। एक जैसे, देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो क्या लगा सकते हो, देखो ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू, जो महान लोग होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं, डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या हुआ, जैसे महान लोग होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, दूसरे को मतलब दूसरे के बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं, कंधा मिला मतलब कंधे से कंधा मिलाते हैं, साथ देते हैं। महान लोग दूसरों के काम में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। तो महान लोग क्या करेंगे, बर्डन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल नहीं। शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये मतलब क्या कहते हैं, साथ देते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं अपने ऊपर, ठीक। तो शोल्डर ये वर्ब हो जाती है, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सिक्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। और काइंडल का मतलब क्या होता है, काइंडलिंग मतलब उकसा देना, वही इंसाइट इग्नाइट जैसा होता है, उकसाना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उकसाएंगे नहीं, ठीक है, क्या करेंगे, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर बहुत सारा काम है, तो वो आपके मतलब कंधा शेयर करने का मतलब क्या, आपकी थोड़ी जिम्मेदारियां वो ले लेंगे और साथ में काम करेंगे, ऐसे लोग होते हैं महान लोग, ठीक है। तो शोल्डर जो है ये तो कंधा होता है, और एक वर्ब जब होता है ना, वर्ब होता है तो जिम्मेदारी शेयर करने के लिए भी आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। किसमें ये दिया हुआ है, यही अंडरलाइन किया, इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग बताओ। तो अब ये पूरा हमें पढ़ने की ज़रूरत रह नहीं गई। देखो यहाँ सब में इक्विलिब्रियम दिया है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम दिया है, तो हम स्पेलिंग देख लेना, पूरा करने की क्या ज़रूरत है। तो इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, EQUI होगा, पहली बात तो क्या होगा, EQUI होगा, तो EQUI होगा तो ये गलत हो गया। और सिंगल एल होता है, LIBRIUM, ये तो बी वाला सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाँ ठीक है, तो और यहाँ इक्विलिब्रियम में देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, आई होना चाहिए था एक्चुअली, है ना, EQUI, ये इक्वी, ये हो गया ली, एक हो गया BRI, फिर U और M, ऐसे होता है इक्विलिब्रियम। तो ये वाली स्पेलिंग होगी इसकी, ठीक है। बढ़े आगे, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइनोनिम बताना है। किसका बताना है, अंडरलाइन ये किया हुआ है, बैफल अंडरलाइन किया है। तो चलो बैफल पहले, अभी इसमें वर्ड चूंकि सिनोनिम एंटोनिम बताना है तब तो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, अगर स्पेलिंग बताना होता तो फिर सेंटेंस ना पढ़ते तब भी कोई बात नहीं थी। द एसेइस्ट सोल इंटेंशन, जो एसे लिखा है, जो ऊपर निबंधकार है, एसेइस्ट है, उसका सोल इंटेंशन, उसका मतलब एकमात्र इंटेंशन क्या था, वाज टू बैफल हिज रीडर्स। बैफल का मतलब क्या होता है, जब हम अपने एसे वगैरह से अपनी बात को हम सामने वाले को क्या कहते हैं, पजल कर देते हैं, चकरा देते हैं, घबरा देते हैं उसको। तो बैफल करने का मतलब क्या होता है, पजल कर देना किसी को, ठीक है। अननॉय करना, नाराज करना होगा नहीं, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, इन्फ्लुएंस मतलब किसी पे प्रभाव डालना, ये नहीं होगा। बैफल का मतलब क्या होता है, किसी को चकरा देना, जब उसकी बुद्धि ना काम करे ऐसा कर देना, इसको तो पजल कर देना होगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया। आज कुछ ज़्यादा ऐसा मिल नहीं रहा है मज़ेदार क्वेश्चन जिसमें हमें बहुत समझाना हो। 8वां क्वेश्चन आ जाओ, तो देख के तो लग ही रहा है क्या करना है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं, लिखा सच प्रॉब्लम्स। अब देखो जहाँ सच प्रॉब्लम्स का मतलब होता है ऐसी समस्याएं
इसका मतलब ये फॉलो करेगा, ये लीड नहीं करेगा, ये सेंटेंस फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? कोई कहीं किसी सेंटेंस में ढेर सारी प्रॉब्लम्स गिनाई गई होंगी, तो जहाँ पे ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो उसी के बाद इसको धीरे से पिन कर देना। तो देखो, सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड, ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या इंक्लूड होती हैं? डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या क्या इंक्लूड होती हैं? मतलब डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन, हर किसी को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में दिक्कत होती है। और एंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट, सबको रोज़गार नहीं मिल पाता, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे में लिखा दिस इज़ बिकॉज। दिस इज़ बिकॉज मतलब क्या हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो कोई वजह होगी, उसका यहाँ कारण बताया जा रहा है ना। तो पहले कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद ये कारण बताएगा। तो कारण बताएगा तो ये भी लीड नहीं करेगा, फॉलो ही करेगा। चलो देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर देश उन समस्याओं को फेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम पॉपुलेशन से जनित हैं। तो मतलब इस वाले के बाद ए वाला लगा लो आराम से। ठीक है, क्या लगा लो? बी के बाद ए लगा लो, बढ़िया से लग जा रहा है। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, लिखा है द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन। प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये पॉपुलेशन प्रेशर उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता। तो जहाँ ढेर सारी गिनाए हो उसी के बाद सी लगा दो, और क्या। तो मतलब क्या हुआ? बी के बाद ए, उसके बाद सी। ठीक है, बी ए सी हो गया। तो पहले ए बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। लेकिन स्टार्ट हमें अभी भी नहीं मिला है स्टार्ट। अब यहाँ देखो लिखा है डी वाले में द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन एन इम्पोर्टेंट इशू दीज डेज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ी समस्या है इन दिनों। तो ये डी से हमारा स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले डी लगा लो। ठीक है, डी से स्टार्ट करोगे तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बच रहे हैं ये दोनों। अब ये दोनों बच रहे हैं, तो इसमें हमें देखना होगा कि किसके बाद कौन सा लगेगा। ठीक है, कौन सा लगेगा। तो अब इसका क्रम बना तो वैसे मैं एक बार आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा देख लीजिए। तो ये स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टर है हमारा डी, तो डी लगा लिया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन एन इम्पोर्टेंट इशू दीज डेज। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है आजकल वो एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस लगना चाहिए? ठीक, इस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस लगना चाहिए? तो डी के बाद हम क्या लगाएंगे? ये इशूज की बात कर रहे हैं ना, ये देख लिए यहाँ पे इशूज की बात हो रही है। तो इन्हीं इशूज से हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपकी मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है, कारण बताओगे इसके बाद ना। पहले जैसे बोल दिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बड़ी समस्या है, तो अब बता रहे हैं कि ऐसी समस्या क्यों है, यो क्या कारण है इसका। तो इसका कारण यहाँ बता रहे हैं ना, बिकॉज, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि। ठीक है, पहले एक समस्या दे दी, समस्या के बाद उसका कारण बता रहे हैं, तो कारण बताने के लिए हम डी के बाद ही बी लगाएंगे। उसके बाद क्या करें? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के तमाम देश पॉपुलेशन से रिलेटेड समस्याओं को झेल रहे हैं। अब यहाँ कहा इन्होंने समस्याओं को झेल रहे हैं। अब इन्हीं समस्याओं का एग्जाम्पल कहाँ दे दिया? सच प्रॉब्लम से दे दिया। इन समस्याओं में शामिल है फला 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 फला, ये ढेर सारी समस्याएं इन्होंने गिना दी। अब उसके बाद कह रहे हैं सी में कि अब इनमें जो यहाँ समस्याएं गिनाए हैं उनमें से मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट जो है वो कौन सा होता है? वो पॉपुलेशन प्रेशर का होता है। तो लास्ट में सी लगा दो। ठीक है, तो ये डी बी ए सी हो गया, आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ें तो देखिए क्या दिया हुआ है भैया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। 9 आते हैं, आपका क्वेश्चन 9। इसमें देखो डबल डबल फिलर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले एक को देख लेंगे फिट करके, दूसरे से देख लेंगे, जो भी आसान होगा फिट करना पहले वही लगाएंगे, उसके बाद दूसरा वाला उसके कंपेरिजन में या उसके कम्बिनेशन में चेक किया जाएगा। तो देखो सेंटेंस क्या है कि हिज मदर डैश हिज डैश। ठीक है, हिज मदर डैश हिज डैश, और ब्रदर है यार, ब्रदर कहाँ लिखा हुआ है, तभी तो हम सोच रहे हैं हिज क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई भाई, पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलो ये ज़रा क्लियर करूँ तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, लिखा हिज ब्रदर डैश हिज डैश, आगे लिखा एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। तो उसके रिजल्ट के बाद उन्होंने उसको एक घड़ी गिफ्ट की। तो वादा किया रहा होगा पहले। ठीक है, तो क्या करोगे? कीप प्रॉमिस, कीप प्रॉमिस तो हो सकता है लॉस्ट टेम्पर,
अच्छा, कोई अगर उसका भाई टेम्पर लॉस करता है, मतलब कि वो गुस्से में आ जाएगा तो घड़ी क्यों देगा? रिजल्ट से ये एंड के बाद हमें ये भी तो देखना है और उसको घड़ी दी है और इसी के रेफरेंस में हमें यहाँ पर जो लगाना है वो लगेगा। तो गुस्से में आने के बाद घड़ी तो देगा नहीं। ब्रोक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसको घड़ी दी। रिकॉर्ड तोड़ना और घड़ी देना तो रिलेटेड नहीं लग रहा है। टुक हिज वर्ड, टेक वर्ड नहीं होता है। टेक वर्ड मतलब होता है वादा देना होता है, ठीक है ना, वादा पूरा करना नहीं होता, जिसे कहते हैं टेक माई वर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझसे वादा ले लो। आई विल कीप माई वर्ड मतलब क्या होता है, मैं वादा पूरा करूँगा। तो उसने अपना वादा पूरा किया है ना और उसको घड़ी दी है एग्जाम के बाद, तो पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 क्या है? 10 ये है आपका, देखो भैया इसमें क्या कह रहे हैं कि करेक्ट एक्टिव फॉर्म लगाना है। आज दोनों क्वेश्चन क्या है, एक्टिव फॉर्म के हैं। तो लिखा है वाज टेरिफाइड। वाज टेरिफाइड का मतलब क्या हुआ, जब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तभी तो वाज वर्ब के साथ लगाते हैं ना थर्ड फॉर्म। ये तो मैं रोज़ एक बार बताता हूँ, ठीक है, और वाज वाला कुछ ज़्यादा ही आता है। तो अगर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, इसका मतलब हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है तो हैड तो होगा नहीं और ना ही ये हैज होगा। ठीक है, दो काम हो गया। ये टेरिफाइज क्या है, वर्ब में एस लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। यही है टेरिफाइड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका मन हो तो आप पढ़ के देख लीजिएगा। हमें आपको केवल ये सिखाना है कि एक्यूरेटली कैसे सॉल्व करेंगे, बस। ठीक है, हम आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, जस्ट सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है? कंटिन्यूड का। पढ़ो लिखा, द गेम कंटिन्यूड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, मतलब कह रहे हैं कि जो गेम है वो कंटिन्यूड ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब ये बताओ कि भैया भारी बारिश हो रही थी और ये कंटिन्यू रहेगा कैसे? आफ्टर द पिच बिकेम कम्प्लीटली वेट, मतलब हैवी रेनफॉल होती है और पिच कम्प्लीटली मतलब गीली हो जाती है, तो खेल कंटिन्यू कैसे रहेगा? तो मतलब हुआ कि ये वर्ड जो लगा है कंटिन्यूड, ये गलत है। ठीक, सेंटेंस पढ़ के देखो। तो हैवी रेनफॉल होना और पिच के कम्प्लीटली गीले हो जाने के बाद खेल कंटिन्यू तो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, खेल रुक जाएगा। अब रुकने के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्डेड का मतलब होता है कोई मतलब उससे कोई संबंध ही नहीं है, उससे कोई रिगार्ड ही नहीं है। अच्छा, प्लेड, प्लेड का गेम प्लेड थोड़े ना होता है, प्लेड होगा ही नहीं, वो तो खेल रुक जाएगा। स्टॉप्ड होगा, हाँ बिल्कुल स्टॉप्ड होगा। ऑनगोइंग का मतलब भी चालू रहेगा, ये होगा ही नहीं, तो तीसरे नंबर पे आएगा भाई। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था यार, ये नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में एंटोनियम बताना है किसका? हार्मोनी का। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? तालमेल होता है। ठीक, सही सही में इसका मतलब क्या होता है? तालमेल। तालमेल का मतलब क्या होता है? सामंजस्य होता है। तो तालमेल तभी होगा जब सब में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, सहमति होगी, कंसेंट होगा ना, यही तो कंसेंट होगा, सहमति होगी, तभी तो तालमेल बैठेगा। तो बताना क्या है इसका? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब जब तालमेल ना बैठे। तो देखो, हार्मनी का कंकार्ड क्या होगा? उसका साइनोनियम हो जाएगा। कंसेंट क्या हो गया? साइनोनियम हो गया। कांग्रुइटी क्या हो गया? साइनोनियम। या नोट कर लो, 3 साइनोनियम दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप नोट करना चाहो नोट कर लो। हार्मोनी के 3 साइनोनियम, ठीक है, 4 वर्ड सिमिलर हो गए। अब हॉस्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? दुश्मनी। यही एंटोनियम हो जाएगा, यही अपोजिट हो जाएगा, बात खत्म हो गई, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। तो 13 में क्या कह रहे हैं कि अंडरलाइन किया हुआ है, एक इडियम है जी। इस इडियम का मतलब बताओ। येलो बेलीज। ठीक है, येलो बेलीज मतलब क्या होता है? डरपोक लोग होते हैं। ठीक, येलो बेलीज का मतलब डरपोक लोग होते हैं। कहो तो पढ़ के बता दिया, यहीं से रहने दे, पढ़ लो। व्हेन द वार ब्रेक्स आउट, जब युद्ध शुरू हो जाता है तो ऑल द वार मोंगरिंग, ठीक है, ऑल द वार मोंगरिंग। तो वार मोंजर कौन होते हैं? जो लड़ाकू टाइप के होते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स बिकम येलो बेलीज। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाते हैं? अब जेलट का मतलब क्या होता है? जेलट का मतलब होता है ना कट्टर। ठीक है, कट्टर हो गया, ये कट्टर हो गया। तो यह तो कट्टर का कोई लेना देना नहीं है। कट्टर मतलब फैनेटिक कह सकते हो, FANATIC, फैनेटिक होगा। कावर्ड्स मतलब डरपोक टाइप के होंगे, इन्हीं को लगा लो। सेप्टिक्स का मतलब क्या होता है? संशयवादी, मतलब जो श्योर नहीं हो पाते, हमेशा डाउट में रहते हैं, शायद है, शायद नहीं है, शायद है, ऐसे में रहते हैं। ठीक है ना। अपसेट स्टमक, यहाँ स्टमक। येलो बेली का मतलब पेट खराब होने से कोई लेना देना नहीं है जी।
ठीक है, ये एडीएम होता है, जो वर्ड्स लिखा होता है ना उसका कोई मतलब होता नहीं वहाँ पे, वो अलग ही मतलब निकलता है एडीएम में। क्लियर। तो जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं, मतलब वार मॉन्जरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मतलब समझ रहे हो, सोशल मीडिया पे जो बहुत, मतलब सोशल मीडिया पे जो दुश्मन को उखाड़ कर फेंक देते हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं, नज़र नहीं आते कहीं पे लड़ाई होने पर। अरे ऐसे भी देखा जाता है ना, सोशल मीडिया पे एक से एक पहलवान, सोशल मीडिया के एक से एक बहादुर, एक से एक हरकुलिस, मोहल्ले में जानते हो, मोहल्ले में दो लोगों की झगड़ा हो जाती है, बाहर वाला कोई आके पड़ोसी को पीट जाता है, ये घर के बाहर नहीं निकलते हैं और व्हाट्सएप पे बैठे बैठे मतलब दुनिया रूस को हराया करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उसी पे दिया हुआ है कि वो येलो विलीज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, मजाक 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 नहीं, सही बात थी यार, इसमें मजाक थोड़े नहीं कर रहा था मैं, सच सच होता है। ठीक है, तो 13 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसका, ये इतना वाला दिया हुआ है, इसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। टुडे माई डैड विल टीच मी हाउ टू मेक अ स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग। तो डॉग जिस घर में रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग केनल। ठीक है, डॉग के घर को क्या कहते हैं, केनल कहते हैं। शेड किसका है, ये गाय भैंस के घर को कहते हैं ना, गाय वगैरह के भैंस के। जैसे गांव में जो लोग बच्चे गांव से बिलोंग, वो दालान जानते होंगे ना, दालान, गौशाला जिसमें गाय वगैरह पाली जाती हैं, उसको शेड कहते हैं। केनल कहता है जिसमें कुत्ते रखे जाते हैं। ब्यूरो क्या होता है, ब्यूरो होल जानते हो ना, बिल, बिल सुना होगा। सांप वगैरह किस में रहते हैं, बिल में रहते हैं, वो भी अपने नहीं दूसरे के बिल में रहते हैं। चूहे वगैरह बिल में रहते हैं, तो उसको ब्यूरो कहते हैं ना। कैनाल है ये, कैनाल तो नहर होता है, इसका कोई लेना देना नहीं। 3 है जो रहने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका आंसर जो होगा ना वो 2 वाला हो जाएगा। कुत्ते के रहने की जगह को क्या कहते हैं, कैनल कहते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में एंटोनियम है। किसका एंटोनियम है, इसी में से ढूंढो किसका एंटोनियम होगा। अच्छा, यही दिया हुआ, इमोरल दिया हुआ है, ये इमोरल। इमोरल का एंटोनियम ढूंढना है, कितने में, यही ये दिया हुआ है, इसी में से आप इमोरल का एंटोनियम ढूंढिए। चलो ढूंढते हैं भाई, पढ़ना पड़ेगा, या ना पढ़ो तो यहाँ से ले लो ना, बात ही खत्म हो जाए, पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर 2 वर्ड सिमिलर मिल जाएगा तो देखेंगे, नहीं तो ले लेंगे यहाँ से। इमोरल का मतलब क्या होता है, अनैतिक टाइप का आदमी होता है। इमोरल मतलब क्या हुआ, अनैतिक, जिसके अंदर शालीनता, नैतिकता नहीं होती। तो एक दे दिया इलनेस, बीमारी, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, इसका भी कोई लेना देना ही नहीं है। डिग्री का मतलब उपाधि होता है, कोई लेना देना नहीं। अब आराम से लगा दो डिसेंट। ठीक है, अगर 2 सिमिलर दिए होते तो मैं फिर तब इसको पढ़ता, लेकिन इतनी दूर दूर के ऑप्शन दिए हुए हैं कि मॉरल का बाकी 3 से मॉरल का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब क्या होगा, डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही शालीन, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही मतलब अच्छे स्वभाव का। तो ये डिसेंट हो गया। तो डिसेंट में मॉरलिटी होती है, ठीक, इमोरल में मॉरलिटी नहीं होती है। खत्म कहानी। ये चौथा वाला आपका ऑप्शन हो गया, इमोरल एंटोनिम। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये 16 में क्या कह रहे हैं, ऑन द बॉल। ठीक है, ऑन द बॉल, ये भी एक इडियम है। तो इस ऑन द बॉल का मतलब बताओ। डूइंग बैड जॉब, नहीं। टू बी अलर्ट, यस। मान लो एक बॉल है, एक गोल, ये बॉल है, इसी के ऊपर आप खड़े हो। ठीक है, आप मान लो इसके ऊपर खड़े हो, ये है आप। तो आप एक बॉल के ऊपर खड़े हो गए तो आप अलर्ट हो गए कि नहीं हो गए ना। तो इफ़ यू आर ऑन द बॉल दैट मीन्स यू आर ऑलवेज अलर्ट। लेजी होने से इसका कोई मतलब नहीं है, और एवरेज जॉब करने से कोई लेना देना नहीं है। बॉल पे आप खड़े हो तो मतलब अलर्ट हो। क्लियर, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें प्रीपोजिशन का यूज बहुत अच्छा हुआ है, सही हुआ है। तो लिखा है बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स। ठीक है, रोप लैडर्स नहीं होती जो रस्सी की सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे ये हो गया, और ये रस्सी ऐसे बंधा रहता है, और ये होती है रस्सी की है ना, बांस वगैरह की नहीं होती है। तो रोप लैडर्स होती हैं, ये रस्सी की होती हैं। ठीक, तो बाय द मीन्स ऑफ रोड लैडर दे स्केल्ड द वॉल। तो रोप लैडर की मदद से, जो रस्सी की सीढ़ियाँ होती हैं उनकी मदद से, दे स्केल्ड द वॉल, वो दीवार पर चढ़ गए। तो बाय द मीन्स ऑफ, बाई वाला तो सही है, और तो कुछ अपने अलॉन्ग विद द मीन्स ऑफ रोप लैडर के लिए अलॉन्ग विद नहीं लगता है, ऑफ मीन्स ऑफ नहीं लगता है, इन मीन्स ऑफ नहीं होगा, तो बाय द मीन्स ऑफ ही ठीक है। पहला वाला सबसे सही है। ठीक, बाय द मीन्स ऑफ, मीन्स के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब आ जाओ 18 नंबर पे। ठीक है, 18 नंबर पे नो चॉइस टू रिपोर्ट, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसमें ना, तो नो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखते हैं, द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट द लॉस ऑफ देयर कमांडर।
सैनिकों के पास अपने कमांडर को खोने की रिपोर्ट देने के अलावा कोई चारा नहीं था। कर भी क्या सकते थे, मतलब सोल्जर्स हैं, उनके कमांडर की डेथ हो गई है तो उनके पास अपने कमांडर को खोने की रिपोर्ट देने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं पता है, हम लोग यूज करते हैं नो चॉइस नो ऑप्शन, ठीक है, नो चॉइस नो ऑप्शन या नो अल्टरनेटिव, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो लगाइए, नो अल्टरनेटिव। इसके बाद जानते क्या लगाते हैं, बट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव नो चॉइस बट टू इन्फॉर्म यू, ऐसे कहते हैं ना, आई हैव नो चॉइस बट टू पनिश यू, मेरे पास तुम्हें दंड देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आई हैव नो ऑप्शन बट टू पनिश यू, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पनिश यू, आई हैव नो चॉइस बट टू पनिश यू। तो आई हैव नो चॉइस के बाद क्या लगाना होगा, बट लगाना होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव लगाना होगा। अब ऑप्शन ढूंढिए इसमें से कौन सा होगा। आई हैव नो चॉइस बट, ये है आई हैव नो चॉइस बट टू पनिश यू, ठीक है ना, एज टू पनिश नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे हाउ टू पनिश नहीं होगा, यही होगा आई हैव नो चॉइस बट टू पनिश यू, सेकेंड वाला आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 क्या कह रहा है, 19 है इनडायरेक्ट बनाओ। राधा सेड वाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पिटीशन टू मी, राधा ने कहा कि उसने पिटीशन मेरे पास क्यों नहीं फॉरवर्ड की। तो अब राधा इंक्वायर्ड, चारों में इंक्वायर्ड लगा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई लगा तो वाई के बाद देखो जब इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो ही पहले हो जाएगा और डिड बाद में चला जाएगा ना, तो हेड जो ही डिड का हेड होगा और ये बाद में चला जाएगा, ही के बाद चला जाएगा। तो यहाँ ही के पहले लगा हुआ है, गलत हो गया, यहाँ ही के बाद हेड लगा हुआ है, ठीक है। तो वाई ही हैड नॉट, अब ये फॉरवर्ड देखो, देखो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जानी चाहिए थी ना भाई, देखो जब हेड लगा दोगे तो ये थर्ड फॉर्म होगी, ये गलत हो गई, तो ये पहला और दूसरा गलत हो चुके हैं। अब यहाँ लिखा है कि राधा इंक्वायर्ड व्हाई ही हैड नॉट फॉरवर्डेड हिज पिटीशन टू हर, ये ठीक है। नीचे जो राधा इंक्वायर्ड व्हाई ही हैज, अब हैड जो हैज थोड़े हो जाएगा, अगर पास्ट अगर रिपोर्टेड में पहले से ही डिड है तो उसका डिड का हैज कैसे बन जाएगा भाई, डिड का हैड होता है, हैज थोड़े हो जाता है, तो ये भी गलत है, तो तीसरा वाला ही फाइनली सही होगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20 में क्या है, फिर से वही अरेंजमेंट है, आगे आ जाओ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, इलेक्ट्रोलाइट्स अब आगे लगा दिया लाइक, लाइक मतलब क्या होता है, जैसे कि, अब मतलब यहाँ क्या दोगे, अब आप एग्जाम्पल भरो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि, एग्जाम्पल में क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम देख लेते हैं कि पहला एस किसी में मिल जाता है, 1 2 3, कोई चांस नहीं है कोई चांस नहीं है, तो अभी हमें और पढ़ना पड़ेगा इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम, अब पढ़ लो, फिर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंसिंग वाटर इन आवर बॉडी या आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड एंड आर, फिर इसमें आर लग गया ना, तो एंड आर इम्पोर्टेंट ये लग जाएगा, मतलब क्यू के बाद पी लगेगा, ये भी एक बात तय हो गई, आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो क्यू के बाद पी, एक ऑप्शन हमको और मिल रहा है क्यू के बाद पी देखने का, तो किस में क्यू के बाद पी लगा हुआ है, इसमें लगा है क्यू के बाद पी, पहला वाला होगा, ठीक, कौन सा होगा, पहला वाला होगा, ठीक है। तो समझ गए इसमें आंसर कौन सा होगा, पहला वाला होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। तो 21 से 25 की कहानी तो आपको पता ही है अच्छे से क्या होगी, अर्थात पैसे छोटा सा है, मजा आएगी, चलो जल्दी हो जाएगा। तो 21 से 25 तक में एक पैसेज होगा, इस पैसेज में 5 फेलर होंगे, उनको भर के आगे बढ़ा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में है। आगे लिखा, द इंडस्ट्री इज डैश द इंडस्ट्री इज डैश रिकग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी वेल डैश तो जो चाय की इंडस्ट्री है उसको डैश लेवल पर ये माना जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है कि एज टेक्निकली वेरी वेल डैश, तो कि वो टेक्निकली बहुत अच्छे ही डैश कंपनी है। आगे लिखा, द इंडियन टी इंडस्ट्री इज, जो इंडिया की टी इंडस्ट्री है, इज अ डैश वन ट्रेडिशनली, मतलब वो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से डैश वन इंडस्ट्री है। आगे लिखा है कि टी हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में जो चाय यूज की जाती है फॉर डैश पर्पज एज वेल एज फॉर डैश पर्पज, तो पहले यहाँ हो जाएगा इस पर्पज से, उसके बाद यहाँ किया जाएगा इस पर्पज से, तो दोनों जगह पर्पज लगा दो। चाय किस लिए यूज करते हो भाई, आप लोग बताओ, क्यों चाय क्या यूज करते हो, तो कंजम्पशन करते हो चाय का, ठीक है ना, सुबह सुबह पीते हो, सुबह सुबह को दिन भर में न जाने कितनी बार पीते हो, ठीक है।
और दूसरा चाय दवा के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है ना। अब आप चाय पीने वाले तो खुश हो जाएंगे, यार चाय की दवा बनती है तो 2 कप और पिया करेंगे। जो आप लोग चाय पीते हो वो दवा का काम नहीं करती है भैया। चाय से दवाइयाँ हाँ बनती है, दवा मेडिसिन है। जब इसका शुरुआत में उपयोग हुआ था, जब चाय को मतलब खोज की थी, आविष्कार तो नहीं है, खोज किया गया था, तो एक दवा के रूप में ही था। अब ठीक है, बहुत सारे कामों से यूज करने लगे, अलग बात है, थकान दूर करने के लिए। तो यहाँ आ जाओ। तो ये बात तो हो गई ना कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। द इंडस्ट्री इज डैश रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इंडस्ट्रियली या टीडीएसली मतलब थकान पूर्वक हो जाएगा, म्यूचुअली तो लगेगा नहीं। अब ये बताओ कि ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में, या फिर इंडस्ट्रियली रिकॉग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी वेल डैश, तो ये क्या लगेगा? ग्लोबली लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे, ठीक है, ये आ गए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लगाना है? वेरी वेल डैश। तो वेरी वेल इस्टेब्लिश या पैम्पर्ड या कॉम्प्लेक्स या इक्विप्ड। तो भैया देखो लिखा है रिकग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी वेल डैश। अब हमें यहाँ चाहिए क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस्टेब्लिश अगर ईडी लगा होता तो ये हो पाता, अब तो लग नहीं पाएगा। आपको लालच इसी पे आई होगी, मुझे पता है। पैम्पर्ड का मतलब क्या होता है? खाते पीते घर का। ये अमीर से रिलेटेड की होता है, तो ये अमीर नहीं है, बल्कि क्या हो गया? इक्विप्ड है। क्योंकि टेक्निकली क्या होगी? टेक्निकली इक्विप्ड होगी ना। टेक्निक ये मतलब होता है ना उपकरण, तो उपकरण के रूप में क्या होगा? इक्विप्ड होगी ना, ठीक है, टेक्निकली इक्विप्ड। आगे आ जाओ, तीसरे में भर लेते हैं हम लोग। देखो क्या लगता है थर्ड वाले में, ठीक है। ये रहा तीसरा वाला। यहाँ आ जाओ, ये वाला है ना, इट इज अ डैश। जो इंडियन टी इंडस्ट्री है इज डैश वन ट्रेडिशनली। तो क्या है? फ्लोरिश वन, थ्रेसिंग वन, कंडेंसिंग वन, फ्लोरिशिंग वन। तो फ्लोरिशिंग वन। फ्लोरिशिंग का मतलब क्या होता है ना? फलना फूलना, डेवलपिंग, ग्रोइंग, ये हो गया। क्या ऐसी कंपनी है? इंडिया की चाय इंडस्ट्री क्या है? ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो ये डेवलपिंग, फ्लोरिशिंग है। ये तो लगेगा नहीं, फ्लोरिश आईएनजी फॉर्म में लगेगा, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। तो थ्रेसिंग तो होगा ही नहीं, ये नुकसान में आ जाएगा। कंडेंसिंग सघन होना, ये लगेगा नहीं, तो फ्लोरिशिंग डेवलपिंग है ये, ठीक है। आगे बढ़ लो नेक्स्ट पे। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर, ये फिलर नंबर 4 पे। तो ये रहा आपका फिलर नंबर 4। तो चाय को कैसे कैसे यूज किया जाता है? 2 काम में देख लो। यहाँ पे क्या होता है? सिक, मेडिसिनल, इम्यूनोलॉजी, इम्यून। तो मेडिसिनल काम से यूज किया, मेडिसिनल पर्पजेज हो जाएगा ना। मैंने कहा था दवा के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही में और किस काम से यूज किया जाता है? मेडिसिनल के साथ ये यूज किया जाएगा कंजम्पशन के लिए, खाने पीने के। सुबह सुबह जो पीते हो। रिटेंशन हो गए। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? अवधारणा होती है किसी चीज़ की, तो यहाँ अवधारणा का कोई लेना देना नहीं है। फुलफिलमेंट किसका? फुलफिलमेंट भाई, ये लिखा नहीं एडवांटेज और फुलफिलमेंट नहीं होगा, बल्कि कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चन, सेट नंबर किसके? 18 के। अब अंदाज़ा लगाओ कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप क्या करते हैं? वाइंड अप तो हो ही चुका है ठीक है। तो सेशन कैसा लगा? और आप लोग अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट हमको देते रहिए भाई, बीच बीच में कुछ खुशखबरी देते रहते हो तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, मन करता है और मेहनत से पढ़ाएं, ठीक है। तो ये वाला सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, मौज करते रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।